हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम भूगोल का 10वां पाठ, जो कि अर्थशास्त्र का पाठ है, नगरीयकरण, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि गांवों का विकास धीरे धीरे तेजी से हो रहा है। पहले कृषि और कृषि पूरक जो व्यवसाय थे वही गांवों का मुख्य व्यवसाय था, लेकिन समय के साथ साथ गांवों का विकास हुआ, वहाँ उद्योग धंधे और अन्य व्यवसाय पनपने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाहर के गांव के लोग दूसरे गांवों में आने लगे। इससे जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। तो आज इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं नगरीकरण का स्वरूप। अभी नगरीकरण का स्वरूप क्या है? वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से गांवों का स्वरूप बदलता जा रहा है। यहाँ जनसंख्या में धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब दूसरे गांव के लोग जब गांव में आ रहे हैं इन उद्योग धंधों में काम करने के लिए, तो उनके लिए अन्य प्रकार की सुविधाओं का इंतजाम करना भी नगर पालिकाओं का क्या हो गया, नगर महापालिकाओं के लिए या नगर परिषद के लिए जरूरी हो गया। जैसे उनके स्वास्थ्य की सुविधा, अस्पताल का निर्माण, मनोरंजन के लिए उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराना और खान पान की सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो जिसकी वजह से नगरीकरण का जो स्वरूप है वो क्या होता जा रहा है, बदलता चला जा रहा है। गांव धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, क्राउडेड होते जा रहे हैं, जनसंख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सांख्यिकी जानकारी के अनुसार गांवों का नगरों में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। कारण क्या है? अब ये नगरीकरण का कारण क्या क्या हो सकता है? पहला है औद्योगिकीकरण। पहले गांवों में सिर्फ कृषि होती थी, कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय होते थे, परंतु आज बड़े बड़े उद्योग धंधे, कारखाने, ये सब गांवों में होने लगे हैं। दूसरा क्या है? व्यापार एक बहुत बड़ा कारण है नगरीकरण का। तीसरा है तकनीकी ज्ञान और यांत्रिकीकरण। चौथा है यातायात और संदेश वहन। और पांचवा है में मुख्य जो कारण है वह स्थानांतरण है, कि लोग काम की खोज के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे हैं, गांवों की तरफ आकर्षित होने लगे हैं, क्योंकि गांवों में उद्योग धंधे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। अब इनका परिणाम क्या है? नगरीकरण के कारण क्या होता है, प्रदेश के स्वरूप में बहुत बड़े पैमाने में परिवर्तन होता है। भूमि के नियोजन में यह परिवर्तन विशेष रूप से दिखाई देता है। पहले की कृषि भूमि अब निवास तथा कारखानों की स्थापना के लिए उपयोग में लाई जाने लगी है। अब नगरीकरण के कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। इसके लाभ क्या क्या है? सामाजिक एकता। अब समाज में लोग मिलजुल कर रहने लगे हैं। आधुनिकीकरण, गांव के लोग भी आधुनिकता से परिचित होने लगे हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि, चूँकि दूसरे गांव के लोग गांव में आकर उद्योग धंधों में अपना काम करने लगे हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया नगर महापालिका को कराना पड़ता है, जिससे गांव के लोगों की सुख सुविधाओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और नगरीकरण के हानियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है झुग्गी झोपड़ियों की वृद्धि हो रही है, अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, क्योंकि पक्के मकान तो लोगों को वहाँ मिलते नहीं हैं, तो लोग छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे हैं। दूसरा, यातायात गतिरोध। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों के अपने अपने वाहन हो जाते हैं, जिससे यातायात में तकलीफ होती है। फिर है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और इसके साथ ही साथ अपराध में भी वृद्धि होती है। तो ये नगरीकरण के क्या हैं, अच्छे और बुरे परिणाम हैं।
तो चलिए अब हम पाठ विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं वास्तव में नगरीकरण क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या परिणाम होते हैं और इसके क्या लाभ और हानि है। पाठ 10 नगरीकरण। पाठ की शुरुआत में गांव के किसान तात्या और उसके पुत्र सुरेश के बीच में होने वाले संवाद का वर्णन किया है। तात्या की खेती है और वे खेती करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बेटा भी खेती करे। जब वह अपने बच्चे से खेत में जाने के लिए कहते हैं तो उनका बेटा कहता है कि वह आज कारखाना जाने वाला है। तो उन्हें ऐसा लगा कि वह कारखाना क्यों जा रहा है, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कारखाने में नौकरी क्यों करना चाहते हो। तब उनका बेटा बोलता है कि कारखाने में नौकरी करने से उसे प्रति माह वेतन मिलेगा और अधिक काम करेगा तो और अधिक वेतन मिलेगा। इस प्रकार दिवाली के समय बोनस भी मिलेगा। फिर तात्या को चिंता होती है, वह ये बोलते हैं कि फिर खेती का काम कौन देखेगा, उसे कौन करेगा। तो सुरेश कहता है कि मैं नौकरी करते करते खेत का काम भी देखूंगा। फिर तात्या उसको बोलते हैं वह सब तो ठीक है, पर क्या वह तुमसे होगा। सुरेश कहता है तात्या मैं सब देखूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा भविष्य पर विचार करेंगे। फिर वह अपने पिता को समझाते हुए कहता है आज हमारा गांव जैसा दिख रहा है ना, उसमें भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तात्या उसको पूछते हैं कौन सा परिवर्तन। तो वह कहता है कि आप थोड़ा भूतकाल में जाइए, पहले वाला गांव याद कीजिए। हमारे गांव कितने छोटे थे, आज हमारे गांवों की स्थिति देखिए। आज हमारे गांव के सामने कारखाना आ गया है, हमारी खेती गांव के पास है। कारखाना शुरू होने से सड़कों का विकास होगा, दवाखाना, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय जैसी सुविधाएं शुरू होंगी। गांव में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी, बाहर से लोग यहाँ रहने आएंगे तो गांव का विस्तार होगा, गांव का विकास होगा। इस प्रकार तात्या जो कि एक किसान है और उसके पुत्र सुरेश के बीच में संवाद होता है। अब कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर देख लेते हैं। सुरेश कारखाने में काम करने का विचार क्यों कर रहा है। सुरेश को ऐसा लगता है कि जब वह कारखाने में काम करेगा तो उसे प्रति माह वेतन मिलेगा और ज़्यादा अगर वो काम करेगा कारखाने में तो ज़्यादा वेतन मिलेगा और दिवाली वगैरह में भी उसे अतिरिक्त वेतन अर्थात बोनस मिलेगा। तात्या को किस बात की चिंता हो गई। तात्या को इस बात की चिंता थी कि अगर सुरेश कारखाने में काम करने चला गया तो घर की खेती कौन संभालेगा। सुरेश के अनुसार गांव में कौन से परिवर्तन होंगे, तो जो अभी अभी हमने पढ़ा कि जब कारखाने शुरू होंगे तो सड़कों का विकास होगा, दवाखाना, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय जैसी बड़ी बड़ी सुविधाएं शुरू होंगी, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी, बाहर के लोग गांव में आएंगे, गांव का विस्तार होगा। गांव के संदर्भ में और कौन कौन से परिवर्तन होंगे, ऐसा आपको क्या लगता है। तो जब गांव का विस्तार होगा, वहाँ कारखाने खुलेंगे तो लोगों के स्वास्थ्य, खान पान, अस्पताल, मनोरंजन आदि के बारे में गांव की जो नगर परिषद है या नगर पंचायत है उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के स्थान पर नगर परिषद और नगर पालिका का उदय होगा। नागरिकों को विविध मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इन संस्थाओं को करना पड़ेगा, जैसे पेयजल हो गया, सड़कें हो गया, यातायात हो गया, मनोरंजन के साधन हो गया। फिर बहुउद्देशीय प्रकल्प, कारखाने, मिलें, ऊर्जा प्रकल्प जब खुलेंगे तो बाहर के गांव के लोग यहाँ पर आने शुरू होंगे, गांव की जनसंख्या में वृद्धि होगी, गांव का विकास भी होगा। इस प्रकार कई परिवर्तन आएंगे। अब पाठ के मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण। आपके ध्यान में आएगा कि सुरेश के गांव के पास कारखाना शुरू होने से गांव के लोगों के व्यवसाय में परिवर्तन होने लगा। जैसे काम के लिए दूसरे गांव में अनेक लोग गांव में रहने लगे। गांव में विविध सुविधाएं जैसे यातायात, होटल, भोजनालय, फुटकर, बिक्री की दुकानें
वैद्यकीय सेवाएं आदि सभी सुविधाओं में मूल रूप में परिवर्तन होने लगा। अब अगर हम अपने देश पर विचार करें तो कृषि जो है वह ग्रामीण भाग का प्रमुख व्यवसाय है। गांवों में अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं या फिर खेती से संबंधित पूरक व्यवसाय किए जाते हैं। परंतु अभी आजकल क्या हुआ है, विविध उद्योग व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो गए, जैसे कारखाने, मिलें, ऊर्जा प्रकल्प, बहुउद्देशीय प्रकल्प आदि। इससे क्या होने लगा, स्थानीय और आसपास के प्रदेश के लोग इन कार्यों के लिए गांवों में आने लगे, जिससे क्या हुआ, गांव की जनसंख्या में वृद्धि होती गई। इन लोगों को विविध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य सेवा व्यवसाय विकसित होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, खान पान, अस्पताल, मनोरंजन आदि। गांव का विस्तार बढ़ने लगा और पूरे गांव का रूप ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो गांव में सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति करने के लिए ग्राम पंचायत के स्थान पर नगर परिषद अथवा नगर पालिका का फिर क्या होता है, उदय होता है। नागरिकों को विविध मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इन संस्थाओं को करना पड़ता है, जैसे पेयजल हो गया, सड़कें, यातायात, गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, सड़कों पर बिजली आदि। इसके अलावा नगर नियोजन, मनोरंजन के साधन, दर्शनीय स्थल, बाग आदि सुविधाओं को भी विकसित करना पड़ता है। तो परिणामतः गांव का रूपांतरण नगर या शहर में हो जाता है। अब जरा हम थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ भी देखते हैं और ये समझते हैं। भारतीय जनगणना आयोग की ओर से नगरों के संदर्भ में 1961 में निम्न निष्कर्ष निश्चित किए गए हैं। क्या? जिस बस्ती या गांव में रहने वाले 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं तो ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती समझना चाहिए। या फिर अगर बस्ती की जनसंख्या 5000 से अधिक होती है तो भी इसे नगर के रूप में ही माना जाता है। बस्ती की जनसंख्या का घनत्व दर कम से कम 400 वर्ग किलोमीटर इतना होना चाहिए। नीचे एक तालिका दी हुई है, इसे जरा हम देखते हैं और समझते हैं। भारत में नगरीय बस्तियों का विचार करने पर पता चलता है कि सन 1961 से 2011 तक नगरीय बस्तियों की जनसंख्या में सतत वृद्धि होती गई है। गांवों में विभिन्न प्रकार के कल कारखाने वगैरह से कई कारण हैं जिनकी वजह से नगरीय बस्तियां क्या हो गई, बढ़ती गई। सन 1961 से 1981 के तक नगरीय जनसंख्या की वृद्धि साधारणतः 5.55% थी, परंतु सन 1981 से 2011 तक यह वृद्धि 13.73% तक पहुंची हुई दिखाई देती है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि भारत में नगरीय जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। नगरीकरण अनेक कारणों से होता है, हम उनमें से कुछ कारणों का यहाँ अध्ययन करेंगे।